हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है जल संसाधन। और हम करने वाले हैं उसके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको पता ही है कि MCQ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। MCQ की भरमार आती है अब हमारे एग्जाम में, और MCQ में स्कोर करना बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं ना, उसके 100 से ज़्यादा MCQ कर लो। बट एक छोटी सी एक एडवाइस है आपके लिए कि वो क्वेश्चन हर टाइप के होने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैं कम्युनिटी टैब पे बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ आपके लिए कि आप पोल पे आंसर वगैरह बता पाओ। मैं जब नॉर्मल क्वेश्चन डालता हूँ तो सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, पर जब मैं अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन, जिसको अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन मतलब डालता हूँ ना, तो मैक्सिमम बच्चों के गलत होते हैं। मैक्सिमम मतलब 70 to 80% बच्चों के वो क्वेश्चन गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करे होते। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ तो खासकर ये दिक्कत है कि उनको क्वेश्चन कहीं मिलता ही नहीं है। तो जब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गलत होंगे ही होंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मैंने केस स्टडी वाले क्वेश्चन, आपके अजर्शन और रीज़न जिसको अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, और मैप वाले के लिए, क्योंकि आपको पता है चैप्टर के मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक की PDF भी अलग से खोल रखी है। मैं पहले अजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, अभिकथन और तर्क वाले, या तर्क यानी कारण एक ही बात है। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन आप ही के लिए हैं। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक और बात बता दूं यार, कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके। ठीक है, बेसिकली चैनल मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको थोड़ी सी अर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ थोड़ा अर्न भी कर लें। ठीक है, देखो बेशक आपको अभी कोई पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, IPS IAS जिनका ड्रीम है। तो देखो कहीं ना कहीं आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कोचिंग के लिए हो, चाहे बुक के लिए हो, है ना, ये सारी की सारी। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियली अपने मतलब फैमिली को सपोर्ट भी करना होता है। तो अभी से ही कुछ क्यों ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और आपको अपनी फिर प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। तो वहाँ पर शायद आपको थोड़ा कम टाइम मिल पाए। अभी से अगर आप कुछ करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिन के 10 घंटे दो, 1 घंटा हफ्ते में बहुत है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं बता दूं कि वहाँ पर मैं ऐसे नहीं करता किसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया और मैं बोलूँ कि जाओ वहाँ पर अर्न कर लो, ऐसे नहीं करता मैं। जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, पूरी की पूरी नॉलेज देता हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो बनाता हूँ। 1-2 मिनट की कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, आधे घंटे से कम की वीडियो मुश्किल से मिलेगी वहाँ पर। जैसे कुछ वीडियो मैंने बना रखी है कि हाउ आई अर्न 9,000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो IPO। जोमेटो के IPO से मैंने 9,000 रुपये कैसे कमाए। मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप भी नहीं है, फिर भी मैंने अर्न किए। वो पता चल जाएगा आपको, वीडियो जाकर देख सकते हो। फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम यूट्यूब करना तो चाहते हैं, बट दिक्कत यह है कि हमें अपना फेस नहीं दिखाना, तो हम क्या करें। तो ये एक तरीका है जिससे आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, फेस नहीं दिखाना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया रहता है। इसकी भी पूरी अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं होते, वो लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो फ़ोन से ही एनिमेशन वीडियो कैसे बनाए उसके बारे में मैंने बताया। और साथ में मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया, जो कि यूट्यूब से नहीं थी। बहुत सारों को लगता है कि यूट्यूब से थी, वो यूट्यूब से नहीं थी। और साथ ही में मैंने ये बताया कि हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब जो है वो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और डालूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे आप अर्न कर सकते हो अपने नोट्स से। बिल्कुल सही सुनो, अपने नोट्स से, जो नोट्स आप बनाते हो ना, उससे आप अर्न कैसे कर सकते हो। मैं भी बता दूं, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए और उससे मैंने अर्न भी किया है। उनको बेचा नहीं है, बेचना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, याद रखना। बेच के आप अर्न नहीं कर सकते, बट हाँ मैंने अर्न किया अपने नोट से। वो जल्दी आपको पता चल जाएगा, तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में शिकायत करोगे कि सर आपने हमको ब्लॉक कर रखा है, वीडियो डालते हो पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ओके जी, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके, और एक और बात यार, इसे एज अ टेस्ट लेना। मेरे कहने का मतलब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, तो आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, नहीं तो खुद भी रियलाइज़ करना है कि हाँ ये आंसर मेरे को आता है और नहीं आता, और एंड में बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही है ना कि हमें समझ आए सारी चीज़ें। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली आपके बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो MCQ नहीं है, बट उसको MCQ की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए पहले वो करेंगे और उसके बाद सारे MCQ के क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक स्थिति को पानी की कमी से पीड़ित या पानी की कमी से पीड़ित नहीं के रूप में वर्गीकृत करें। यानी ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं ABCD। तो इसमें से आपको बताना है कि किस एरिया में पानी की कमी है और किस एरिया में पानी की कमी नहीं है। वाटर स्कार्सिटी किस एरिया में हो सकती है और किस एरिया में नहीं हो सकती। ए पॉइंट पढ़ते हैं। उच्च वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा आती है,
जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमी होगी? नहीं होगी। ठीक है, मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे, बारिश का पानी सेव कर लेंगे तो नहीं होगी। तो यानी ए में तो पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ये पानी से पीड़ित क्षेत्र नहीं है। ओके, बी की बात करते हैं। उच्च वार्षिक वर्षा और बढ़ती आबादी वाले क्षेत्र, मतलब वहाँ पर वार्षिक वर्षा तो बहुत अच्छी होती है, बट बहुत ज़्यादा आबादी भी है। तो क्या यहाँ पर हमें पानी की किल्लत देखने के लिए मिल सकती है? पानी से पीड़ित ये वाला क्षेत्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि देखो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ठीक तो है, बट अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है तो देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रिहायशी इलाके जो होते हैं ना, शहरों वाले इलाके, आप वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर 24 घंटे पानी आता है, जो कि रिलेटिवली थोड़े रिच होते हैं। बट उसी इलाके में अगर कोई पुअर रहते हैं, लोग रहते हैं, है ना, तो उनको पानी की कमी फेस करनी पड़ती है ना। तो सबसे ज़्यादा बड़ी वहाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर बारिश अच्छी नहीं आती, शहरों वाले इलाके में बहुत सही बारिश आती है, बट दिक्कत यह है कि आबादी इतनी ज़्यादा है, तो जिनके पास पैसा है उनको तो पानी मुहैया हो जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके मुहैया नहीं होता। तो हाँ, यहाँ पर पानी की कमी हो सकती है। इन वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी बन के आ सकता है ना। बाकी क्वेश्चन तो फिर नॉर्मल इजी मिलेंगे आपको। असर्शन और रीज़न के थोड़े टफ होंगे, कुछ ज़्यादा ही टफ होंगे। तीसरा वाला पढ़ते हैं, सी। उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र लेकिन पानी की अत्यधिक प्रदूषित है। मतलब देखो, पानी यहाँ पर बारिश तो बहुत अच्छी होती है, बट पानी यहाँ पर प्रदूषित है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पानी की कमी होगी या नहीं होगी? यहाँ पर पानी की कमी होगी। देखो, जब मैं बोलता हूँ पानी की कमी होगी ना, तो देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर कैसे हो सकती है पानी की कमी, हमारे अर्थ में तो मैक्सिमम जो है वो पानी पानी है, ब्लू ब्लू दिखता है जब हम ग्लोब को देखते हैं, तो है ना, हमारी पृथ्वी को देखते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो पानी की कमी? जब भी कोई आपको ये बोले ना कि पानी की कमी है, तो ये मत सोचना कि पानी की कमी है, ये सोचना कि साफ़ पानी की कमी है जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, पानी तो इतना है, कभी कभी आप सोचते हो ना कि अरे यार इतना पानी हमारे पास कि पूरी अर्थ जो है वो ब्लू ब्लू से हो रखी है, बट फिर भी लोग ऐसे क्यों बोलते हैं पानी, हम जो है वो समुद्र का पानी नहीं पी सकते। ठीक है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज़ वगैरह। तो इसलिए जिन पानी को हम यूज़ कर सकते हैं वो साफ़ पानी होता है, उसकी कमियाँ हमें। ठीक है, चलो, तो यानी यहाँ पर भी हमें पानी की कमी देखने के लिए मिलेगी। डी की बात करते हैं कि कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक है, मान लो कोई इलाका है, अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ ना कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो बच्चे सोच रहे होंगे सर राजस्थान, और राजस्थान में तो पानी की कमी है, तो इसका आंसर तो पानी की कमी होगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मान लो कोई 10 किलोमीटर वाला एरिया है और वहाँ पर सिर्फ 100 लोग रहते हैं, वहाँ पर बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा कम नहीं होती, मतलब नॉर्मल बारिश होती है, थोड़ी सी कम बारिश होती है। तो क्या वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ पर अपने रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कर रखी होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का पानी अपने छतों पे सेव कर रखा होगा, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 100 किलोमीटर, अगर उन्होंने पॉन्ड भी बना लिया, उन्होंने लेक वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ बना ली, तो पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा जो कि 100 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त है। ठीक है, तो आपको इसको बुक के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसका आंसर है कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या भी तो कम है। ये देखो, बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा है बट आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पानी की कमी होगी। बट यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम है तो जनसंख्या तो बहुत ही कम है, तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ जो मैंने बोला। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आपने चैप्टर नहीं समझा होगा, पक्की बात। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा चैप्टर का, वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हो। विद नोट्स है, वो भी हैंड रिटन, हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देश्य नदी परियोजना, बहुउद्देश्य नदी परियोजना यानी डैम सीधा डैम के पक्ष में तर्क नहीं है, मतलब डैम के अपोजिशन में, अगेंस्ट में जो लाइनें लिखी हुई है वो आपको बतानी है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बहुउद्देश्य परियोजना, मैं सीधा डैम बोल दूँ बहुउद्देश्य परियोजना को, आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। डैम उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी की कमी से पीड़ित है, ये बात सही है। डैम का पानी उस एरिया में भेजा जाता है जहाँ पर पानी की कमी है, तो पहला तो फेवर में है, ये तो अच्छी बात है। डैम की ये तो बड़ाई करी गई है, तो ए तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें वो पॉइंट बताने हैं जो डैम के तर्क में नहीं है, तो ए नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं, जल प्रवाह को विनियमित करके बहुउद्देश्य परियोजना यानी डैम को बाढ़ नियंत्रित करने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, जो डैम है मैं आपको बता दूं वो बाढ़ को भी नियंत्रित करती है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमें तो अपोजिशन ढूंढना है। सी की बात करते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना यानी डैम से बड़े पैमाने पर विस्थापन और
आजीविका का नुकसान होता है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। डैम बनता है ना तो बहुत बड़ा एरिया जो है उसको साफ़ करा जाता है और वहाँ पर दूसरे मतलब लोगों को हटाया जाता है वहाँ से और उसको साफ़ करके वहाँ इकट्ठा होता है पानी वगैरह। तो हाँ, जीविका का भी नुकसान होता है लोगों की और वहाँ पर एनिमल वगैरह का भी नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट सही है और ये नेगेटिव है, मतलब डैम का ये एक नेगेटिव पॉइंट है। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाए। ये डैम है, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा फीवर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये डैम है, मतलब डैम है तो डैम में देखोगे यहाँ पर पहले बहुत सही एरिया था, बट फिर इसको साफ़ किया गया, यहाँ पर बनाया गया, तो आजीविका का नुकसान हुआ ना, जो लोग यहाँ पर रहते थे उनको नुकसान हुआ, उनको कहीं और जाना पड़ा, है ना। तो ये पक्ष में नहीं है, तो इसका आंसर है सी। बट फिर भी हम डी पढ़ेंगे, हमें आंसर मिल चुका है बट फिर भी हम डी पढ़ेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, बट पहले रीड करते हैं। बहुउद्देश्य परियोजना यानी डैम हमारे उद्योगों और हमारे घरों के लिए बिजली पैदा करती है। ये बात सही है, मतलब बिल्कुल सही है। जो डैम है उससे बिजली प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब ये आंसर एकदम सही है। अब इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ सी, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। बट मैंने डी इसलिए पढ़ा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको पहले पॉइंट में ही आंसर मिल जाता है ना, तो बाकी पॉइंट देखते नहीं है, ए को मार्क करके आ जाते हैं। बट क्या पता बी भी सही हो, सी भी सही हो, नीचे लिखा हो ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इसलिए सारे पॉइंट पढ़ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ कुछ झूठे बयान दिए गए हैं, गलतियों को पहचाने और इन्हें सही ढंग से फिर से लिखे, ठीक है। ये 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं बेसिकली, ए बी सी डी। तो इसमें से आपको जो सही लाइन है मतलब जो गलत, ये सारी लाइनें गलत है मैं बता दूं, क्योंकि मैंने बताया ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो सारे एमसीक्यू आएंगे फिर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसमें लाइनें गलत लिखी हुई है, इसको सही ढंग से लिखना आपको, ठीक है। चलो, लाइन क्या लिखी हुई है हमारी कि बड़ी और घनी आबादी वाले शहरों में शहरी जीवन शैली वाले शहरी केंद्रों को गुणा करने से जल संसाधनों के उचित प्रयोग में मदद मिलती है। जब एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जल संसाधनों के उचित उपयोग में मदद मिलती है, नहीं अनुचित उपयोग में मदद मिलती है। तो यानी जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, वहाँ ज़्यादा वेलफेयर वगैरह नहीं हो पाता, प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है उस इलाके में पानी को लेकर। मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था, ऊपर हमने देखा था ना, मैंने बोला था कि एक रिहायशी इलाका है, बारिश अच्छी होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पानी की एक तरह से कह सकते हो अनुचित उपयोग होगा। तो ये लाइन सही है, बस यहाँ पर अनुचित आएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट की बात करते हैं कि नदियों का विनियमन और बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह और उसके तलछट प्रवाह को प्रभावित नहीं करता। ये उल्टा लिखा हुआ है, प्रभावित करता है, तो नहीं हटा देना है। इसका मतलब ये है कि जब डैम बनाए जाते हैं नदियों पे, तो नदियों का जो पानी होता है ना, जो फ्लो होता है वो धीरे हो जाता है, वो कभी धीरे हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है, मतलब अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। जैसे देखो पिक्चर देखोगे, ये पहले ना डैम नहीं था तो नॉर्मल नदी का बहाव सही था, आप देखो यहाँ पर तेज़ है, यहाँ धीरे है, तो अफेक्ट करता है डैम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सी, गुजरात में साबरमती बेसिन के किसान तब उत्तेजित नहीं हुए जब शहरों में विशेष रूप से सूखे के दौरान जल आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसका मतलब है कि गुजरात के अंदर क्या हुआ था, साबरमती बेसिन के आसपास सूखे का टाइम था और है ना, वहाँ पर किसानों के खेतों को छोड़कर शहरों में पानी को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो किसान उत्तेजित नहीं हुए थे, गलत लिखा हुआ है, बहुत उत्तेजित हुए थे, गुस्सा आया था बहुत उन्हें, ठीक है। तो इसमें नहीं हटा देना है बस। लास्ट डी की बात करते हैं, घ की बात करते हैं कि आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के कारण पानी की अधिक उपलब्धता के बावजूद छत पर वर्षा जल संचयन की प्रथा ने लोकप्रियता हासिल की है। ये गलत है। एक्चुअल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्ट होने के बाद जो हमारी वो वर्षा जल संग्रहण था ना, उसकी लोकप्रियता कम हुई है। तो आप ये लिखना है कि इसके बावजूद लोकप्रियता कम हुई है, ठीक है। कम बहुत सारे एरिया के अंदर जो राजस्थान का है, वहाँ पर जो रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी ना, बारिश के पानी को सेव किया जाता था छत पे, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं जी एमसीक्यू पे, ठीक है। अब ऊपर के तो एनसीईआरटी के थे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि पानी की कमी क्या है, हम कब कहते हैं पानी की कमी। ए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों में कमी। जब एक एरिया में ताज़े पानी के संसाधनों में कमी आ जाती है, तब हम उसे कहते हैं कि जी पानी की कमी हो गई।
आंसर वैसे यही है। उसी को जब हम ताज़े पानी की बात करें ना, जब ताज़े पानी के संसाधनों में कमी आ जाती है तो इसे ही हम कहते हैं कि पानी की कमी होना, ठीक है। बट फिर भी बी सी डी और पॉइंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। बी लिखा हुआ है कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्र पानी, समुद्र के पानी की कमी। समुद्र के पानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर समुद्र के पानी में कमी आ जाए तो हमारे लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पानी में कमी आ गई, ठीक है। बेसिकली हमें ताज़े पानी से लेना देना है, तो बी नहीं हो सकता। अगर बी नहीं हो सकता तो डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है ये सभी, तो बी नहीं है तो डी भी नहीं है। सी पढ़ लेते हैं हम फिर भी, कि देश के उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े जल के संसाधन में कमी। सिर्फ और सिर्फ उद्योगों की बात नहीं है, ठीक है। इसमें अगर उद्योगों की जगह ये लिखा होता कि लोगों के जीवन में या लोगों के घरों में, उद्योग भी लिखा होता लोगों के घरों में, तब सही होता। बट अगर सिर्फ यहाँ पर बात करें कि अगर उद्योगों में ताज़ा जल नहीं है तो क्या हम उसे जल की कमी कहेंगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ उद्योगों में नहीं, अगर लोगों के घरों में भी कमी है तभी कहेंगे। तो इसका आंसर है ए, ठीक है जी। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, समझने में दिक्कत आई होगी आपको, बट कोई दिक्कत नहीं, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। साफ जल इनमें से किस में नहीं होता? भूजल में साफ पानी होता है, ताज़ा पानी होता है, ठीक है। अगर हम बर्फ़ की चादर, जो बर्फ़ होती है, जमी हुई होती है, जो ग्लेशियर्स वगैरह में होती है, क्या उसमें हमारा साफ़ या स्वच्छ जल माना जाता है? बिल्कुल सही है, स्वच्छ जल है वो भी। बट इसमें पूछा कौन सा नहीं है, वो बताना। नदी, नदी में भी स्वच्छ जल होता है। महासागर, यहाँ पर खारा पानी होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसका आंसर है डी, महासागर, ठीक है। सागर, महासागर, खारा पानी होता है यहाँ पर, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। डी की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है? अतिशोषण, जब हम पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पानी की कमी आती है, सही बात है। अत्याधिक उपयोग, जब हम बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ करते हैं। ऊपर है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बेकार करते हैं तब भी पानी की कमी आती है, ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी पानी की कमी आती है। जब आबादी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तब भी पानी की कमी आती है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था, अगर किसी एरिया में बारिश अच्छी खासी है बट अगर पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, ज़्यादा है, तो पानी की कमी आ सकती है। तो सी भी पानी की कमी का कारण, मतलब पानी की कमी का कारण है। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों पानी की कमी के कारण हैं, बट हमसे पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बच्चे गलती करेंगे पक्की बात। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है हमारे? अगर बात करें पूरे पृथ्वी में तो कितना % जल ऐसा है जो स्वच्छ जल है, जो ताज़ा जल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए? 2.5%, 75%, 25% या 0.5%? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2.5%। 2.5% पूरा स्वच्छ जल है, बट वो क्या है, पहाड़ों पे जमा हुआ है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास जो उपलब्ध जल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज भारत में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग है, कितना है वो बताना है आपको। कि कुल उत्पादित बिजली का डैश है, कुल उत्पादित बिजली डैश है, मतलब इसका मतलब यह है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लगभग डैश है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आज भारत में शक्ति का विद्युत का योगदान कुल उत्पादित बिजली का डैश है, ठीक है। योगदान, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ कर देते हैं इसे। चलो आप समझ गए ना, वैसे मैं इसको बाद में सही कर लूँगा जब अपलोड करूँगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली है 22%, ठीक है। टोटल जो हमारी बारिश, अगर बात करें ना, पानी से बिजली बनाई जाती है, वो ऑलमोस्ट कितना % है? वो है हमारा 22%, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें अपने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? मतलब हमें क्यों जल संसाधन और संरक्षण करना चाहिए, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य के खतरों को खुद से बचा सकते हैं हम। देखो पानी ख़राब होगा तो स्वास्थ्य भी ख़राब होगा, तो हाँ बिल्कुल ये सही पॉइंट है, इसलिए हम जल प्रबंधन हमें करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पानी होगा तभी खेती होगी, तभी लोगों को खाद्य मिल पाएगा, है ना, तो ये भी सही है। हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को शरण को रोकने के लिए, मतलब कि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हमें जल संसाधन और संरक्षण करना चाहिए, संसाधन का संरक्षण करना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में गहन डैश और शहरीकरण देखा गया जिससे हमारे व्यापक अवसर पैदा हुए। ठीक है, क्या देखा गया? शहरीकरण और औद्योगिकरण देखा गया आज़ादी के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण। याद रखना, वैश्वीकरण तो 1991 में आया था, बेरोज़गारी तो चलती रहती है। और वैसे भी आज़ादी के बाद में हम देखें तो इतना नहीं था, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा खेत थे, खेती वगैरह करते थे। एक्चुअल में आज़ादी के बाद ज़्यादा ध्यान दिया गया था औद्योगिकरण पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डैश बहते पानी में एक बाधा है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या मंद करता है। अक्सर एक जलाशय, झील, अवरोध निर्माण करता है। इसका आंसर वैसे मैं बता दूं, बांध है, डैम है। जब डैम बनाया जाता है तो वो क्या करता है? पानी को मतलब बांधित करता है एक जगह से दूसरी जगह। जब डैम बनाया जाता है तो रिवर का पानी जो होता है उसका फ्लो बंद जाता है ना, कम हो जाता है। और बेसिकली इस एरिया में जलाशय वगैरह, झील और जो इम्पाउंडमेंट वाला एरिया होता है ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा था पिक्चर के अंदर, ये वाला एरिया है ना, तो इसी को कहते हैं बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 11वीं शताब्दी में डैश झील अपने समय की सबसे बड़ी कृषिम झीलों में से एक का निर्माण किया गया था। तो कौन सी 11वीं शताब्दी में? अच्छा, कृषिम झीलें मैं बता देता हूँ। वो झील जो इंसानों द्वारा बनाई गई है उसे कृषिम झील बोलते हैं। ठीक है, तो इंसानों द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाई गई झील वो कौन सी थी? उसका नाम क्या था? दिल्ली झील, भोपाल झील, लखनऊ झील या कर्नाटका झील? तो इसका आंसर है जी भोपाल झील। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि डैश के लिए भी बनाए जाते हैं। किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, बेसिकली जितने भी बनाए जाते हैं ना डैम वगैरह, ये सारे के सारे पर्पसेस को फुलफ़िल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुड स्थित है। हीराकुड डैम है एक, बेसिकली हीराकुड डैम ये कहाँ पर स्थित है? कृष्णा रिवर पे, गोदावरी रिवर पे, सतलुज रिवर पे या महानदी रिवर पे? इसका आंसर है महानदी रिवर। ठीक है, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बुक में नहीं लिख रखा। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं ये मैप वगैरह में दे रखा है। और कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी वगैरह के लिए या एनटीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन उनके आते ही आते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है करना। ओके, तो महानदी रिवर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पे भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ये भी भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये कौन से नदी पे स्थित है? हमारी कृष्णा पे, गोदावरी पे, सतलुज पे या महानदी पे? तो उसका आंसर है सतलुज। बेसिकली सतलुज व्यास जो बेसिन है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से डैश को आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में घोषित किया था। किसको? बांध को। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो बांध है वो हमारे भारत के आधुनिक मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि डैश बांध गुजरात में नर्मदा रिवर पर बनाया गया है, नदी पर बनाया गया है। तो नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है जो कि गुजरात के अंदर है? तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, यही बनाया गया है हमारे किस पे? उस पे नर्मदा रिवर पे। ठीक है, बीच में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो हमारा टिहरी डैम जो है ना, ठीक है, टिहरी बांध वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। आप बताना मेरे को कौन से स्टेट में, नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। तो जो टिहरी डैम है ना वो बेसिकली कौन से आप कह सकते हो कि कौन सी स्टेट के अंदर है, सॉरी कौन सी नदी पर है? कावेरी पे, गंगा पे, भागीरथी पे या कृष्णा पे? तो मैं आपको बता दूं भागीरथी रिवर पे हमारा जो टिहरी डैम है परियोजना वो स्थित है। और मैं बता दूं कि ये कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में। ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, वैसे आगे भी आएगा बट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना बांध है? तो मैं आपको बता दूं भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो कल्नई डैम है। ठीक है, कल्नई डैम है, याद रखना है। इंग्लिश में इसको कल्नई कहते हैं। कल्नई डैम लिखा हुआ है इसमें। अब ये कौन से स्टेट में है ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना में से एक है जो 4 राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और डैश को कवर करती है। तो वो चौथा राज्य कौन सा है?
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। आप अगर देखोगे ना ये चारों स्टेट आपस में एक दूसरे के पास है, ये 3 स्टेट, तो चौथा स्टेट भी इनके पास होगा। दिल्ली थोड़ा दूर पड़ जाता है, हरियाणा भी दूर है, पंजाब भी दूर है, इसका आंसर वैसे राजस्थान ही है। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि डैम है ये बेसिकली, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपस में पास ही होगा। ऐसे तो नहीं है कि एक स्टेट छोड़ के वो उस रिवर पे बनाया गया हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना कि आपस में मिलने चाहिए डैम की लोकेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीराकुंड बांध डैश में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में, दिल्ली में, पंजाब में या उत्तराखंड में? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, और ये हम मैप में भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने मैप खोल रखे, एक बार हो जाए फिर हम मैप पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टिहरी डैम जो है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तराखंड में? तो मैं आपको बता ही चुका था, उत्तराखंड है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश वर्षा को बहने देने की बजाय उसका संग्रहण या संग्रह और भंडार है। मतलब जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, कलेक्ट करके स्टोर करके रखते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना डैम बोला जाता है। वर्षा जल संचयन यानी संग्रहण वो बोला जाता है। बांस ड्रिप सिस्टम या बांस ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, जब हम बारिश के पानी को सेव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और स्टोर करते हैं, तो इसी को कहते हैं वर्षा जल संचयन या संग्रहण, एक ही बात है। ओके, चलो नेक्स्ट है कि पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय में डैश जैसी डैश मतलब जैसे वहिकाएँ चैनल बनाए गए हैं। तो वो मतलब क्या बनाए गए हैं? बेसिकली कुल बनाए गए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पश्चिमी हिमालय है ना, वहाँ पर क्या करते हैं जो किसान हैं, वो अपने खेतों में अच्छे से पानी ले जाने के लिए कुल वगैरह बना देते हैं और फिर उससे पानी ले जाते हैं। आई होप आपको कुल पता हो। मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, बुक के अंदर दे रखी है कुल की पिक्चर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें साथ साथ बताना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो आप दिक्कत क्रिएट कर दोगे। जस्ट अ सेकेंड, ये दे रखी है बुक के अंदर। जब मैंने ये देखो, ये रहा, ये कुल है ये बेसिकली। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, ये कुल है। बेसिकली कुल से ही पानी को डाइवर्ट किया जाता है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृषि क्षेत्रों को वर्षा आधारित भंडार संरचनाओं में परिवर्तित कर दिया गया, जिसने जैसलमेर में डैश और राजस्थान के अन्य हिस्सों में जोहाद यानी जिसे जोहड़ बोला जाता है, जैसे पानी के खड़े होने और मिट्टी के नम करने की अनुमति दी। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। बेसिकली जब राजस्थान के जैसलमेर में या कुछ और इलाकों में जब बारिश आती है ना, तो किसान जो है वो अपने खेतों पे बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर ऐसे नहीं, दीवारें छोटी छोटी। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो बारिश का पानी है वो वहीं पर रहे, बह के कहीं और ना जाए, ताकि वो मिट्टी से सूख ले और थोड़ी सी उपजाऊता आ जाए, उस मिट्टी में नमी आ जाए, है ना। तो राजस्थान के अन्य पार्ट में तो इसे जोहात कहा जाता है, यानी जोहाड़ कहा जाता है, जोहड़, जोहात ये कहा जाता है। और जैसलमेर में क्या कहा जाता है? खालिद, खादिन, लादेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी खादिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्षा जल या डैश जिसे आमतौर पर इन भागों में संदृत किया जाता है, प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ठीक है, संदर्भित बेसिकली कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब बारिश का पानी जो होता है ना, उसे और भी किसी नाम से जाना जाता है। क्या? पानी, पालर पानी, फ़िल्टर पानी, इनमें से कोई नहीं। तो फ़िल्टर पानी तो हो नहीं सकता, पानी भी नहीं है, पानी तो नॉर्मल पानी हो गया, है ना। तो मैं आप बता दूं कि जो बारिश का पानी होता है ना, उसे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है, नेचुरल वाटर माना जाता है, तो उसे पालर पानी कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं कि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली है ना, इस क्वेश्चन को चलो मैं वैसे ही समझा देता हूं। जो पश्चिमी राजस्थान है ना, बहुत दुखद की बात है कि वहाँ पर जो वर्षा जल जो छतों पर वर्षा जल संचयन होता था ना, या संग्रहण होता था, मतलब छतों पे पानी को सेव करके रखा जाता था, बारिश के पानी को, अब वो है ना बेसिकली कम होता जा रहा है। अब ये कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि एक नहर की परियोजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, अब उस नहर की परियोजना से क्या है, लोगों के घरों में नलकों से पानी आ जाता है, तो फिर वो क्यों करेंगे छतों पे पानी से, है ना।
तो बेसिकली आज भी कुछ घरों में हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि हर घर में जो है वो छत पे पानी को सेव करने का सिस्टम ख़त्म हो चुका है आज भी, ठीक है, क्योंकि उनको फिर वो नहरों का पानी जो है वो पसंद नहीं आता। तो बेसिकली उस नहर की परियोजना का नाम क्या था? गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू परियोजना, या राजीव गांधी परियोजना। तो उसको कहा जाता है जी इंदिरा गांधी जल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन यह है कि भारत का ना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या किया गया है कि घरों की छतों पर जो वर्षा जल संग्रहण होता है ना, उसकी जो संरचना होती है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। यानी हर घर को बोला गया है कि अगर आपको अपना नक्शा पास करवाना है तो अपने घर पे जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, उसका स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बनाया गया तो हम आपको दंडित करेंगे, ठीक है। अब ये कौन से राज्य में? राजस्थान में, पंजाब में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर ये अपना राजस्थान में होगा, बट इसका आंसर राजस्थान नहीं है, इसका आंसर तमिलनाडु है, ये याद रखना, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं बोलता हूँ ना पानी की कमी, तो बच्चे सोचते हैं राजस्थान, ऐसा नहीं है। राजस्थान के अलावा भी हमारे भारत के बहुत सारे स्टेट में पानी की कमी है, ठीक है। तो इसलिए ही सिर्फ राजस्थान में नहीं होता, तमिलनाडु में बेसिकली गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि हर राज्य में आपका ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली डैश में प्रचलित है, कौन से राज्य में? मणिपुर में, मेघालय में, असम में, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर है जी मेघालय में, ठीक है। मेघालय में बेसिकली बांस ड्रिप सिंचाई सिस्टम प्रणाली होती है। मैं आपको बता देता हूँ बांस ड्रिप प्रणाली सिंचाई प्रणाली क्या होती है। ये बांसों से रिवर का पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसे ही बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं, और ये मेघालय में, ठीक है, प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर ऊपर से नीचे पानी की निरंतर गति को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है जिसे वर्षा कहते हैं, फिर ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल चक्र, ठीक है। जल चक्र A एंड B इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसको है ना जल चक्र भी कहते हैं और हाइड्रोलॉजिकल जल चक्र भी कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहते हैं। तो इसका आंसर A एंड B दोनों है, याद रखना, यहाँ पर गलती मत कर देना, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वार्षिक वर्षा में भारत का स्थान क्या है। मैं आपको बता दूं, हर कंट्री को रैंक दिया जाता है उसकी बारिश के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर बारिश होती है तो इस कंट्री को इतना रैंक दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में भारत में 4% बारिश होती है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, जो कि बहुत सही है। कुछ सोच रहे होंगे सर 4%, सर हमारा एरिया तो बहुत बड़ा है। हाँ, बट कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर तो बहुत ही कम होती है। अफ्रीका के देश आप जानते हो पानी की वहाँ पर कितनी किल्लत है, सॉरी, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, तो बहुत खुशकिस्मत है कि हम भारत में पैदा हुए। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 4% है, और वो कितना रैंक है? बेसिकली 133 रैंक है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उस राज्य का नाम बताइए जहां लगभग घरों में टंका प्रणाली का पालन किया जाता है। मतलब लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम घरों में, ठीक है। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। पंजाब में बारिश आती है, आप बहुत ही कम देखोगे, हरियाणा में भी कम है, दिल्ली में तो अब रिहायशी इलाका है तो यहाँ पर भी कम होता है। बेसिकली राजस्थान के इलाकों में टंका सिस्टम होता है। मतलब क्या होता है? छतों पर बारिश का पानी सेव किया जाता है, फिर वो ऐसे PVC पाइप के द्वारा नीचे कहाँ पर एक टंके में स्टोर होता है। दिखा देता हूँ मैं आपको, किसी टाइप की कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे हम। ये देखो, बारिश का पानी है, नीचे गया पाइप, PVC पाइप, और यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी वैसे ही समझा देता हूँ। कर्नाटका के ना मैसूर के अंदर एक छोटा सा गांव है, सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव है। बेसिकली वहाँ पर है ना घरों की छत पे जो हमारे 200 से ज़्यादा घर थे, उन्होंने क्या किया था कि पानी को सेव करना स्टार्ट किया, ठीक है, बारिश के पानी को। और हर घर ने ऑलमोस्ट 5000 लीटर सालाना सेव किया, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसका मतलब उन्होंने उन 200 घरों ने एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख लीटर पानी जो है उसको बचाया, है ना। तो बेसिकली किस गांव की बात हो रही है, किस गांव के मॉडल की बात हो रही है? अजमेर की, गेंडाथुर की, कोंकण की, या अपने नागपुर की? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ना आप लॉजिक से भी दे सकते हो। पहली बात तो कर्नाटका की बात करी गई है, कर्नाटका के मैसूर का वो इलाका है, तो अजमेर तो राजस्थान में, कोंकण महाराष्ट्र वाले इलाके में, अपना नागपुर भी महाराष्ट्र, तो इसका आंसर गेंडाधुरी होगा। तो कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर आता हो। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, सोचते हैं यार ये वाला तो क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ नहीं, आता नहीं है, कुछ भी लगा के आ जाओ या लगा के मत आओ। ऐसा मत करा करो, क्वेश्चन रीड करा करो, क्या पता आपको आता हो।
ज़रूरी थोड़ा ना, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा ना ये, और उनको सिर्फ इतना एरिया वगैरह लोकेशन वगैरह क्या है थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा तो वैसे ही बता देगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों के फसल पैटर्न को भी बदल दिया है, जिसमें किसान जल गहन और व्यावसायिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छा इससे एक नुकसान भी हो रहा है, तो वो नुकसान क्या है वो आपको बताना है। देखो जब है ना, पहले क्या होता था, सिंचाई के लिए पानी बहुत कम उपलब्ध होता था, तो किसान वो खेती करता था जो जिसमें ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो, और ऐसी खेती में ना बेसिकली जो भी उगता है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि दाल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आप दे सकते हो, है ना, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है। बट अब किसान को क्या है, उनको पता है कि अब पानी आ रहा है ना, तो वो क्या करते हैं कि ऐसी फसल उगाते हैं जिन्हें वो बेच सके, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसान है, पैसा कमाएगा, वो हर बंदे का हक होता है। अब वो अगर देश की सेवा कर रहे हैं तो इतना तो करना ही है उन्हें कि कम से कम अपनी घर का पेट तो भर पाए, क्योंकि जितनी सुसाइड इंडिया में होती है किसानों को लेकर वो बहुत दुखद है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अल्टीमेटली बाद में जाकर इससे किसानों को ही नुकसान होता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो वो लैंड है ना वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर अच्छी खासी खेती नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो लवणीकरण हो जाता है उसका। अब लवणीकरण क्या होता है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके भी MCQ PYQ सारे अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली है ना, वहाँ पर क्या होता है कि जब हम खेतों में ज़रूर से ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट टेक्सचर बढ़ जाता है, तो इसी को कहते हैं लवणीकरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? मौसनराम में, ठीक है, मणिपुर में, शिलोंग में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर है जी मौसनराम। मौसनराम जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, भारत के अंदर है। ठीक है, किस राज्य में आप बताना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध, झील और सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया गया था? किसके टाइम पीरियड में? अशोका के टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में, या गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा झीलें और सबसे आर्टिफिशियल झीलें, इंसानों की बनाई कृत्रिम झीलें, बांध, सिंचाई प्रणाली, ये सारी चीज़ों का निर्माण किया गया था। और जो अशोका है वो भी उन्हीं की फैमिली के, आई होप आपको पता हो। बहुत बड़े शूरवीर माने जाते हैं अशोका, माने क्या जाते हैं, बट एक टाइम पे उन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी। अब क्यों छोड़ दी थी, अब ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई UPSC वाला हो तो उनको पता होगा। एक वॉर हुई थी, उसके बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया था, थोड़ा उनको लगा यार ये गलत है लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई है कितनी %? 3/4, 2/4, 1/5 या आधा? तो भारत का मतलब पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट जो 3/4 है ना, ठीक है, वो जो है वो एरिया पानी से ढका हुआ है। आपको पता ही है कि नीला नीला जो आपको दिखता है ना जब आप अर्थ देखते हो या मैप देखते हो। अब आ जाओ दी हमारे अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन पे, यानी असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, एज सच तो बहुत ज़्यादा इजी होता है अभिकथन और तर्क वाले यानी कारण वाले क्वेश्चन करना, बट एक थोड़ा सा ना बच्चे गलती कर देते हैं। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले आपको, ठीक है, 2 सेकंड लूँगा बस आपके, मतलब 2 मिनट ले सकता हूँ मैं, तो सुनना मेरी बात। देखो कुछ नहीं है, बस अभिकथन और कारण के सामने या तर्क के सामने 2 लाइनें लिखी होती है, एक अभिकथन के सामने, कारण के सामने। आपको दोनों को रीड करना है। अगर दोनों गलत है तो आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है कि A एंड R, ठीक है, A एंड R यानी असर्शन एंड रीज़न, इंग्लिश में लिखा हुआ ना A एंड R, समझना मेरी बात। तो असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। अगर मान लो कथन सही निकल जाता है, अभिकथन सही निकल जाता है और कारण गलत निकल जाता है, तो आपको लिखना है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगर अभिकथन गलत है और कारण सही है तो आपको लिखना है कि अभिकथन गलत है और कारण सही है। अब देखो, अब आएगी मेन चीज़। अगर दोनों ही सही है तो आपको क्या करना है, कनेक्शन ढूंढना है। अगर कनेक्शन बन जाता है तो आंसर होगा कि A एंड R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है। और अगर दोनों में कनेक्शन नहीं बैठता तो इसका आंसर होगा कि A एंड R दोनों सत्य है लेकिन A R की सही व्याख्या नहीं करता। अब मेरे कहने का मतलब क्या है ये आपको समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। तो हमारा अभिकथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांध को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में घोषित किया था। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमारे जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो अभिकथन है यानी असर्शन एकदम करेक्ट है। ओके, अब कारण पढ़ते हैं।
कारण है हमारा कि इसका कारण यह है कि कृषि जो है और ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास को तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरी व्यवस्था के विकास के साथ एकीकृत करेगा। माफ़ी चाहूँगा, एकीकृत करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दे रखा है, कारण में ये लिख रखा है कि अगर हम जो बांध है ना वो क्या करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास करते हैं, इससे औद्योगिकरण का भी विकास होता है, शहरी अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है और एक तरह से एकीकृत होती है हमारी अर्थव्यवस्था और विकास होते हैं। क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? क्या बांध से सारी की सारी चीज़ें होती है? होती है। बांध आएगा, बांध बनेगा, पानी खेतों पे जाएगा, कृषि का विकास होगा। पानी फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्रियों का विकास होगा। आर्थिक या शहरी अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा, वहाँ पर पानी वगैरह मुहैया हो जाएगा। तो इसका मतलब अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। अब मैंने क्या कहा था, जब दोनों सही निकल जाए तो कनेक्शन ढूंढो। अब देखो, जब भी आपको कनेक्शन चेक करना होता है ना, तो क्या करो, एक ही सांस में लाइनें पढ़ दो, दोनों लाइनों को, अभिकथन और कारण को साथ पढ़ दो। अब मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। अगर वो लाइन सही बैठ गई तो यानी दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है, और अगर दोनों का आपस में लेना यानी वो लाइन सही नहीं बन पाई तो दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। समझाता हूँ कैसे। जवाहरलाल नेहरू जी ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में घोषित किया क्योंकि जो हमारे बांध है वो कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, ठीक है, और शहरी अर्थव्यवस्था के एकीकरण में योगदान देते हैं, विकास में योगदान देते हैं। क्या लाइन बन रही है? बिल्कुल लाइन बन रही है। इसीलिए तो जो हमारे बांध है उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि इनसे कृषि में भी विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होता है, औद्योगिकरण में विकास होता है और शहरी अर्थव्यवस्था में विकास होता है। तो इसका मतलब दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है कि बढ़ती जनसंख्या ही पानी की कमी का एकमात्र कारण है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है मतलब तो उससे क्या हो रहा है, वही सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से पानी की कमी आ रही है। क्या बढ़ती जनसंख्या ही सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से हमारी पानी की कमी आ रही है? द आंसर इज नो। हाँ, बढ़ती जनसंख्या एक कारण है, बट सिर्फ यही एक कारण है ये नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। लोग पानी का प्रदूषित हो रहा है, अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पानी का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो और भी बहुत रीज़न है, ये अकेला रीज़न नहीं है। ठीक है, तो यानी हमारा अभिकथन गलत है। कारण रीड करते हैं। बांधों को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। जो डैम है उन्हें बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कारण सही है। तो इसका मतलब हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो ए गलत है और लेकिन आर सही है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या जल एक नवीकरणीय संसाधन है? बिल्कुल सही बात है। जल जो है वो दोबारा बनता है, तो एक नवीकरणीय संसाधन है। अब हम क्या करते हैं कि कारण पढ़ते हैं। मीठे पानी को मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त किया जाता है, जिसे लगातार नवीनीकृत किया जा रहा है। नवीनीकृत यानी एक तरह से दोबारा पानी साफ होके बन रहा है। क्या ये लाइन सही लिखी हुई है? क्या जो पानी है, जो हमें मीठा पानी है या मैं कहूँ स्वच्छ जल है, वो बेसिकली हमें नदियों वगैरह से ही मिलता है। ठीक है, और भूजल यानी ग्राउंड वाटर से मिलता है, और वो बार बार क्या होता है, एक तरह से कह सकते हो नवीकरणीय, यानी वाटर साइकिल से दोबारा बन रहा है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। तो यानी हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए ना तो मेरे को नीचे उस क्वेश्चन की टाइमिंग बता देना कि सर इस टाइम में दिक्कत आ रही है मेरे को, बट लाइनें तो दोनों सही है ना। अब देखो दोनों का आपस में कोई लेना देना है। एक लाइन में रीड करते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जो हमारा जल होता है वो बेसिकली हमें या तो नदियों से मिलता है या भूजल से मिलता है, और जो जल है वो वाटर साइकिल से बार बार नवीनीकृत होता है। तो कनेक्शन बैठ रहा है कनेक्शन। मैं समझाता हूँ कैसे। पानी जो है वो नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि वाटर साइकिल से पानी दोबारा बन रहा है। नवीकरणीय संसाधन यही तो होते हैं जो दोबारा बनते हैं, है ना, जो नवीकृत होते जाते हैं। तो इसका मतलब दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है। तो इसका आंसर है कि ए एंड आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर है डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से आच्छादित है। ठीक है, यानी भरा हुआ है।
क्या ये बात सही है? बात सही है। भारत पूरी पृथ्वी पे ऑलमोस्ट 3/4 जो है वो वाटर ही है, तो अभिकथन तो सही लिखा हुआ है। कारण रीड करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में गहन औद्योगिकरण और शहरीकरण देखा गया, जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुए। क्या बात सही है? मतलब आज़ादी के बाद औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण हुआ और एक तरह से अपॉर्चुनिटी बढ़ी हमारे लिए। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। तो यानी अभिकथन और हमारा कारण दोनों सही है, ठीक है। बट क्या आपस में इन दोनों का कोई लेना देना है? अब मैं समझाता हूँ। वैसे आपस में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं, आप समझ ही गए। भारत में पूरी मतलब पृथ्वी पे 3/4 वाटर है, इसका इस चीज़ से क्या लेना देना कि भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ आज़ादी के बाद? कोई लेना देना नहीं है ना। वहाँ पृथ्वी की बात हो रही है ऊपर वाले पॉइंट में, नीचे भारत की बात हो रही है। समझ रहे हो ना? तो कोई लेना देना नहीं है दोनों का, बट सही दोनों है इंडिविजुअली। तो आपको इसका आंसर क्या होगा कि ए एंड आर, यहाँ नीचे वाला ए एंड आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है, आज भारत में पन बिजली यानी जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन यानी पानी से बनने वाली बिजली उत्पादन बिजली कुल बिजली का लगभग 35% योगदान देता है। इसका मतलब जो पानी से बनने वाली बिजली है ना, वो टोटल बिजली का 35% योगदान देती है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। अगर यहाँ पर 22 लिखा होता ना तब सही होती, बट 35% नहीं है, 22% है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा अभिकथन गलत है ना। 22 लिखा होता तो सही होता, बट अभी तो 35 लिखा है, तो अभिकथन गलत है। कारण रीड करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर घोषित किया। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, बट ऊपर वाला गलत है हमारा। तो इसका मतलब हमारा अभिकथन गलत है। हाँ, अभिकथन यानी ये असर्शन गलत है, लेकिन रीज़न जो है वो सत्य है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात में अभिकथन लिखा हुआ है, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। बेसिकली हमारे जो डैम है वो गुजरात के नर्मदा रिवर, जो हमारा सरदार सरोवर डैम है, बांध है, वो गुजरात की नर्मदा रिवर पे ही बना है। ठीक है, गुजरात की मतलब बेसिकली वो नर्मदा रिवर जो है वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, और वो वेस्ट की तरफ जाती है। मतलब ये पॉइंट सही लिखा हुआ है बेसिकली, है ना। मैं ज़्यादा बोलूँगा कन्फ्यूज जाओगे, बट ये निकलती नहीं है, सिर्फ गुजरात से नहीं निकलती है, और भी राज्य कवर करती है। ठीक है, कारण की बात करते हैं। पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए पश्चिमी हिमालय के गुल या कुल जैसे डाइवर्जन चैनल बनाए। मतलब है ना, जो हमारे किसान हैं, हमारे जो पश्चिमी हिमालय में किसान हैं, उन्होंने कुल या गुल बनाए हैं, ताकि जो उसका पानी है, वो जो कुल का जो पानी है, उन्हें हमारे खेतों पे, अपने खेतों पे ले जा सके। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है। किसानों ने बेसिकली यही किया है, उन्होंने जो पानी है उसको क्या मतलब कुल वगैरह बनाए हैं और उनका पानी वो खेतों तक ले जाते हैं। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है। बट क्या आपस में इन दोनों का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर नर्मदा रिवर की बात हो रही है, यहाँ पर पहाड़ी हिमालय की बात हो रही है। एरिया से ही पता चल रहा है दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सही दोनों हैं, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि ए एंड आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो छतों पे पानी सेव करने वाला सिस्टम होता है, आमतौर पर पीने के पानी को स्टोर करने के लिए प्रचलित था, खासकर राजस्थान में। यानी जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, वो ज़्यादातर राजस्थान में होती है। आज भी होती है, बट बहुत ही कम, बहुत ही कम। क्योंकि पता ही आपको, इंदिरा गांधी वो नहर सिस्टम, कैनाल सिस्टम बन गया है ना, घरों पे नलकों से पानी आ रहा है। तो कारण क्या है? बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए जलमग्न चैनल विकसित किए। मतलब है ना, बंगाल में जो बाढ़ वाला इलाका है ना, वहाँ पर जो हमारे किसान हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग रास्ता बना देते हैं, ताकि जो रिवर का पानी है वो बेसिकली नदियों में हमारे खेतों में जा सके, और वो जो वहाँ पर खेत है उनको पानी मिल सके और सिंचाई वगैरह हो सके, है ना। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। ठीक है, हमारे बंगाल के किसान यही करते हैं, क्योंकि वो फ्लड वाला पानी तो ले नहीं सकते, क्योंकि फ्लड वाला पानी तो फिर उसमें केमिकल वगैरह हो सकते हैं, है ना, जो कि हमारे खेतों के लिए ख़राब हो, तो वो नदियों से पानी लेते हैं। तो सही तो दोनों लिखा हुआ है देखो, बट क्या दोनों का आपस में कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। ऊपर बात हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, कि बारिश के पानी को सेव करें।
और बंगाल में तो पानी ही पानी है, हमें तो साफ़ पानी वो चैनल तक जा रहा है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर राजस्थान की बात हो रही है, नीचे बंगाल की। तो सही दोनों है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि ए एंड आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एंड ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेघालय में बांस के पाइप का प्रयोग करके धारा को झरने के पानी के दोहन की 200 साल पुरानी प्रणाली प्रचलित है। बेसिकली मेघालय में क्या होता है कि बांस के पाइपों के द्वारा क्या होता है, ये 200 साल पुरानी प्रणाली है। बांस के पाइपों द्वारा एक जगह से पानी दूसरी जगह ले जाया जाता है। क्या ये बात सही है? बात एकदम सही है, मेघालय में ही होता है। ये बांस वाला सिस्टम हमने देखा था ना, दिखा देता हूँ, ये वाला बांस ड्रिप सिंचाई सिस्टम। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है अभिकथन वाली। तर्क यानी कारण पढ़ते हैं कि हमारा राजस्थान में बांस ड्रिप सिस्टम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नहीं, यहाँ पर तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वर्षा जल संग्रहण होता है, तो ये तो नहीं है। तो यानी अभिकथन सही है, हमारा कारण गलत है। अभिकथन ए सही है यानी कारण गलत है, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दावा यानी अभिकथन, इसको हम चलो अभिकथन छोड़ते हैं, समझ गए ना आप, इसको अभिकथन कहते हैं। दावा अभिकथन एक ही बात है। आदर्शन अभिकथन लिखा हुआ है कि 14वीं शताब्दी में हौस खास दिल्ली में टैंक का निर्माण एक इल्तुतमिश ने करवाया था। जो क्यों करवाया था उन्होंने टैंक का निर्माण? ताकि ताजमहल को पानी की आपूर्ति दी जा सके। क्या ये बात सही है? ये बात सही होती अगर यहाँ पर ताजमहल की जगह श्री फोर्ट का क्षेत्र लिखा होता। तो बेसिकली जो इल्तुतमिश है उन्होंने ये बनाया इसलिए था, टैंक इसलिए बनवाया था ताकि वो जो पानी है, टैंक का पानी, वो बेसिकली कहाँ पर लाया जा सके, हमारे श्री फोर्ट वाले एरिया में लाया जा सके। तो अभी तो ये गलत है, दावा यानी अभिकथन गलत है। रीज़न की बात करते हैं। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृष्ण झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किया गया। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। कृष्ण झील थी वो 11वीं शताब्दी में थी, भोपाल झील थी। तो यानी हमारा अभिकथन गलत है, अभिकथन गलत है, लेकिन हमारा आर यानी रीज़न सही है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, ये वाला मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले क्योंकि इसमें फिर अलग टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिए, डायरेक्टली टाइप हो गए, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन लिखा हुआ है कि जल नवीकरणीय संसाधन है। क्या ये सही है? ये बात सही है, देख लिया था हमने, तो जल तो नवीकरणीय संसाधन है। कारण लिखा हुआ है पुरातत्वविद और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि प्राचीन काल से हम परिष्कृत हाइड्रोलिक संरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि पत्थर और मलबे से बने बांध, जलाशय व झीलें, तलबंद और सिंचाई के लिए नहरें। ये बात एकदम सही है, हम पुराने टाइम से बनाते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे देखा, ठीक है, हमने भोपाल लेक देखी, इल्तुतमिश वाला एग्जाम्पल देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हम करते आ रहे हैं। तो यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही है, बट क्या दोनों का आपस में लेना देना है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, क्या इस चीज़ का रीज़न ये कारण में लिखा हुआ है? नहीं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए एंड आर दोनों सत्य है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अभी है ना एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, अब आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने चैप्टर करा होगा तो आपको पता होगा कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना आएगा बीच में, तो नदी परियोजना के खिलाफ डैश और डैश आंदोलन शुरू किया गया। आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे, जैसे डैम को लेकर है ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी असहमति जताई है, उन्होंने कहा है कि डैम नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ आंदोलन भी करे हैं, तो वो आंदोलन के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। ओके, तो बाकी वैसे मैंने जब चैप्टर समझाया था तो मैंने बुक की हर एक पिक्चर समझा दी थी, फिर भी ये जो डैम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो सरदार सरोवर डैम। वैसे मैं बता दूं, मैंने डैम की ना अलग से वीडियो, डैम की क्या, पूरे इस चैप्टर की जितने भी मैप्स हैं उसकी अलग से वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में। ठीक है, आप अगर अपना सिलेबस चेक करोगे ना तो उसमें कुछ चीज़ें बता रखी है, मतलब मैप में कुछ ऐसी, मतलब 4-5 पॉइंट बता रखे, बट मैंने सारी चीज़ें ही कवर कर दी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैप थे और झीलें थी वो मैंने सारी बता दी। बट आपको आप चाहो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी वीडियो दे रखी होगी, वो देख लेना, एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझ आ जाएगी, और मैंने लॉजिक के साथ बताया है। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जैसे कि एक राणा प्रताप सागर है, ठीक है, कहाँ पर है वो,
वैसे तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हमारा हीराकुद डैम वो तो मैंने आपको MCQ में करवा दिया था। मैक्सिमम चीज़ें मैंने MCQ में इसलिए करवा दी थी, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे, तो आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें आपका लिंक दे दूँगा, वो आप जाकर देखना, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे एक दूसरे भी चैनल है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, देखना, ये एक यूनिक वर्ल्ड नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट वगैरह से रिलेटेड वीडियो डालूंगा मैं इस पर, एक डाली है, देख लेना आप। मेन पॉइंट गेमिंग है, स्टूडेंट के साथ 1-2 बार गेम खेल लेता हूँ, तो आप देख लेना। मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं करा तो बेल आइकन दबा देना। और ये भरत कुमार खोरवाल नाम से एक चैनल है हमारा, लॉगिंग का चैनल है, बट अभी तक कुछ डाला नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ओके। अब इम्पॉर्टेंट बात सुनो, अभी तक आप यहाँ तक रुके हो तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़। mainpointstudy.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर बेसिकली आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें। और आपको अगर MCQ वगैरह सॉल्व करने हो या डिस्कशन वगैरह ज्वाइन करना हो, तो मैं आपको बता दूँ, मेन पॉइंट स्टडी 10th एक टेलीग्राम चैनल है हमारा। बेसिकली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, पहले ही बता देता हूँ कौन सी वीडियो अपलोड करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें। तो वो मतलब डाउनलोड कर लेना और मेन पॉइंट स्टडी टेलीग्राम पे लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 10th वाला ही करना, 9th वाला या 11th-12th वाला मत कर लेना, ठीक है। बाद में आप शिफ्ट कर जाना अगर आप 11th-12th में आ जाओ तो, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज और मेरा पर्सनल भी है अकाउंट, तो जाके आप चाहो तो फॉलो कर लेना। मैं वैसे डालता नहीं हूँ, 4-5 पिक्चर डालता हूँ, ठीक है। और बाकी एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूँगा, वो सेव कर लेना, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। और ट्राई करना कि अगर आपका पेरेंट्स का नंबर है तो उन्हें बता दो कि सर का नंबर है, कभी मैसेज आए, मान लो आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि मैं बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई कर दूं, कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पेरेंट्स का फ़ोन है तो उन्हें बता देना कि सर ऑडियो भेज सकते हैं, क्या पता मैं आपके सवाल का जवाब ऑडियो में दे दूँ, या आपको मतलब पिक्चर वगैरह भेज दूँ, ठीक है, या मैं आपको मैसेज वगैरह कर दूँ, ठीक है। और अगर हो सके तो डिफ़ॉल्ट है ना, अपना नाम सेव कर लेना अपने आईडी में, क्योंकि नाम दिखता है व्हाट्सएप पे आपका, तो कहीं आपके पेरेंट्स का नाम लिखा हो, मैं आपको आपके पेरेंट्स के नाम से बुला रहा हूँ, तो इसलिए ये कर लेना, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9th में थे, फिर 10th में आ गए, फिर 11th में चले गए। उन्हीं बच्चों की वजह से आज 75,000 सब्सक्राइबर पे हूँ मैं। कभी 75 सब्सक्राइबर भी नहीं सोचा था, बट थैंक्स टू ऑल, ठीक है। और मेरे को आशा है कि जो बच्चे अभी 10th में जा चुके हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है, आज भी वो वीडियो देखते हैं, ठीक है, कमेंट में लिखते हैं, और मेरे को पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10th का उनसे कोई इतना कोई ख़ास लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑल तो मैंने 11th की भी वीडियो बनाई, बट 10th की वीडियो में भी आकर ऐसे कमेंट करते हैं कि बहुत बढ़िया सर समझ आ गया। मैंने कहा आप तो कर चुके हो ना 10th, कहते हाँ सर वो NTSC के लिए ऐसे कुछ प्रिपेयर वगैरह कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि जितना उनसे सपोर्ट मिला आपसे ज़्यादा ही मिलेगा, और मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।